मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे MPSC 001 की इकाई 9 यानी कि भारत और इसके पड़ोसी देश के बारे में। बाकी हमने इसके जो मैक्सिमम और जो इम्पोर्टेंट पड़ोसी हैं जिनके साथ हमारे मतलब संबंध है, कैसे संबंध रहे हैं और कैसी उनकी मतलब ऐतिहासिक जो संबंधता रही है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद हम आते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश आपको पता ही है कि चाइना हुआ, फिर नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये सभी भारत के जो है पड़ोसी देश है। इसकी प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि जो भू राजनीतिक रूप से दक्षिण एशिया की पहचान उस क्षेत्र के रूप में की जाती है जो पूर्व सोवियत संघ और चीन के दक्षिण में, हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है, जिसकी सीमा पर पूर्व दिशा में जो म्यांमार है और पश्चिम में अफगानिस्तान है। और एक अर्थ में म्यांमार और अफगानिस्तान दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में क्रमिक रूप से सीमा रेखा में आने वाले राज्य हैं। जैसा कि इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण एशिया क्षेत्र राज्य व्यवस्था, यानी कि जो कोंटोरी और स्पीगल जिस अर्थ में एक अधीनस्थ प्रणाली या क्षेत्र को परिभाषित करते हैं, उस अर्थ में 7 सार्क देशों वाला दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहजातीय समूह है। कोंटोरी और स्पीगल क्षेत्र की अंतःक्रिया का वर्णन कोर सेक्टर, परिधीय सेक्टर एवं अतिक्रमणीय प्रणाली के संदर्भ में करते हैं। कोर सेक्टर में अगर हम कोर सेक्टर की बात करें तो वहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं संगठनात्मक पृष्ठभूमि अथवा राज्यों के बीच कार्यकलाप शामिल होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य केंद्र उत्पन्न करते हैं। उसके बाद हम परिधीय सेक्टर के बारे में अगर बात करें तो उसमें सभी राज्य शामिल होते हैं जो आर्थिक, संगठनात्मक, राजनीतिक कारकों द्वारा कोर सेक्टर के कुछ मात्रा में भिन्न होते हैं। मतलब सेक्टर वही होते हैं लेकिन कुछ मात्रा में थोड़े भिन्न होते हैं। फिर अतिक्रमणीय सेक्टर की बात करें तो इंट्रूसिव सेक्टर यानी कि तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अतिरिक्त क्षेत्रीय हस्तक्षेप शामिल है। तो इसके बारे में हम जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र ये राज्य प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो अपने भौगोलिक आकार और स्थिति, आर्थिक, औद्योगिक आधार, सैन्य शक्ति के आधार पर भारत को क्षेत्र में प्रधान स्थिति प्राप्त है। जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी है। नॉर्थ में हिमालय पर्वत है और तीनों तरफ से मतलब ये पानी से घिरा हुआ है। और जो जिस तरह से मतलब जो इसकी भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब साइबेरिया की ठंड से हमें बचाता है हिमालय पर्वत जो हमारा खड़ा हुआ है, और घुसपैठ को भी रोकता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो भारतीय आकांक्षा इस क्षेत्र की एक भू राजनीतिक स्थितियों की उपज है। फिर भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया में 2 प्रकार की शक्ति है। पाकिस्तान एक प्रमुख शक्ति है जो भारतीय आधिपत्य की आकांक्षाओं को सीमित कर सकती है। पाकिस्तान की अपनी परिसीमाएं इसकी भौगोलिक स्थिति और आर्थिक तथा सैन्य संभावनाओं के फलस्वरूप है। तो पाकिस्तान का यानी कि 1971 के पहले के पाकिस्तान से विपरीत आज का पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सीमा पर स्थित है। जैसे कि आपको पता 1971 से पहले एक पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था जो कि आज का मतलब कि बांग्लादेश है। अन्य प्रकार के देशों में जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे छोटे देश शामिल होंगे। अतिरिक्त क्षेत्रीय हस्तक्षेप या उनके अपने आंतरिक स्वामित्व द्वारा ये कोर शक्ति के लिए समस्याएं बन सकते हैं। क्षेत्र में शक्ति के संतुलन को स्वीकार करके ये कोर शक्ति के प्रभुत्व का वैधीकरण भी कर सकते हैं। दक्षिण एशिया में उद्गम क्रम यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने पर एशियाई राज्यों का प्रारंभिक भाव था खुद को शीत युद्ध गुट की राजनीति से अलग कर लेना। तो नेहरू का शासन के बारे में आपको हमने पढ़ा ही दिया है और इसमें मतलब कि मोस्ट ऑफ वही चीज़ें कवर की गई है। जैसा कि आपको पता है कि जो सिद्धांत एशिया में हुए उनमें कई सम्मेलनों में लागू हुए जिनमें क्षेत्रीयता द्वारा शांति का ढांचा स्थापित करने की मांग की गई। एशियाई संबंध सम्मेलन जो दिल्ली में 1947 में हुआ था वो पहला सम्मेलन था जिसमें उन एशियाई देशों के नेताओं को एकत्रित किया जो अभी भी उपनिवेशी घेरे से उभरने की प्रक्रिया में थे।
इस सम्मेलन में एक एशियाई पहचान स्थापित करने और शांति और विकास जैसे मुद्दे, मतलब उस समय पे अगर आप देखोगे तो जो मुद्दे हुआ करते थे वो शांति के मुद्दे हुआ करते थे कि युद्ध ना हो, कोई किसी को उपनिवेश ना बनाए, या फिर मतलब उनका विकास हो, यानी विकास के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, इस तरह के मुद्दे, मतलब कि सामान्य दृष्टिकोण, मुद्दों के सामान्य दृष्टिकोण हुआ करते थे। इंडोनेशिया पर सम्मेलन जो दिल्ली में 1949 में हुआ था, उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय जनमत बनाने और इंडोनेशिया में स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने की मांग की गई। कोलंबो सम्मेलन 1954 में हुआ और एफ्रो एशियाई बांडूंग सम्मेलन 1955 में ने क्षेत्रीयता की नींव रखी। कोलंबो सम्मेलन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का सम्मेलन था। इस तरह से भारत पाकिस्तान संबंध आपको पता ही है कि ये जो 1947 में बंटवारा हुआ था, ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और भौगोलिक विविधताओं ने दोनों देशों की विचारधारा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। जिन लोगों ने एक अलग राष्ट्रीय पहचान बनाए रखने का दावा किया, उनकी राष्ट्रीय एकता के लिए इस्लाम को एक सहायक बिंदु माना गया। यह पृथकतावादी शक्ति बन गई, जबकि यह उपनिवेश विरोधी संघर्ष की राष्ट्रीय मुख्य धारा की दिशा में नहीं थी। इसे पाकिस्तान के सृजन के मूल कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। विश्व दृष्टि देखें तो दक्षिण एशिया के दो कोर देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान की अलग अलग विश्व दृष्टि है। जो इनकी विदेश नीतियां है वो भी अलग अलग है, और जो कि विदेश नीतियों को प्रभावित करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभिक वर्षों में भारत की विश्व दृष्टि एशिया के, मतलब जो भारत की दृष्टि रही है वो गुटनिरपेक्षता की दृष्टि रही है। इसकी विदेश नीति में जैसे कि नेहरू जी की विदेश नीति थी, गुटनिरपेक्षता की नीति थी। और जैसे कि आपको पता है कि 1947 से 1971 की अवधि में जो दो प्रवृत्तियां, मतलब दो दृष्टिकोण भारत और पाकिस्तान के दिखाई दिए हैं, और काफ़ी युद्ध भी हुए। और एक प्रवृत्ति वह थी जिसे नेहरू ने प्रारंभ किया था, इसके प्रमुख विषय रूप से क्षेत्रीयता पर विशेष ध्यान दिया गया था। दूसरी प्रवृत्ति लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उसके शासनकाल के दौरान में उभरी, और यह 1962 के युद्ध के परिणाम स्वरूप और उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय विश्व दृष्टि को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता से प्रारंभ हुआ। तो शास्त्री जी को विदेश नीति को कुंजी के रूप में द्विपक्षवाद पर विशेष बल देना था। खासतौर से दक्षिण एशियाई देशों के संबंध में भारत ने 1971 के पश्चात की अवधि में संगत दक्षिण एशिया नीति विकसित की, जिससे भारत ने अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को निर्धारित करना था। फिर उसके बाद 1972 का जो दूसरा द्विपक्षवाद समझौता था वो शिमला समझौता था, और भारत का अपनी भूमिका का नज़रिया दो समकालीन शक्तियों के बोध से उभरा, देश की भू राजनीति और इस्लामी विश्व दृष्टि। संघर्ष की अभिव्यक्ति यानी कि कश्मीर मुद्दे के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध रहते थे, जम्मू में हिंदुओं और कश्मीर घाटी में मुसलमानों का प्रभुत्व था। और इसी तरह से मतलब इनको बीच में जो पाकिस्तान ने कश्मीर में अनियमित सेना के प्रवेश की अनुमति देकर कश्मीर पर जल्द निर्णय लेने का प्रयास किया। और इसी तरह से मतलब जो दस्ताक्षर हुए थे जो महाराजा हरि सिंह थे, उसने भारत के अंदर जम्मू कश्मीर का विलय के लिए प्रस्ताव रखा, और मतलब जो नेहरू जी की सरकार थी उस समय उससे सहायता मांगी, और इस मतलब जम्मू कश्मीर राज्य था उसका भारतीय संघ में विलय कर दिया। ये सब ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बाकी आप इसको एक रीड ले सकते हैं। शिमला समझौते में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान के लिए अंतर्क्रिया का नया ढांचा बनाने और कश्मीर मुद्दे का अनिश्चितकाल के लिए जो भी है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परमाणु समीकरण। तो भारत और पाकिस्तान द्वारा 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों में दोनों सरकारों द्वारा की गई इन कार्रवाइयों के तर्काधार और आशयों पर काफ़ी वाद विवाद पैदा किया। अधिकांश वाद विवाद इस कार्रवाई की सुरक्षा विचारों, क्षेत्रीय खतरे के आयामों और आंतरिक राजनीतिक बाधाओं पर केंद्रित थे। उसके बाद जो वार्ता हुई थी दोनों देशों के बीच में, किस तरह की वार्ता हुई थी आप देख सकते हैं कि 1965 के युद्ध के बाद जो ताशकंद समझौता था, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे आयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि सोवियत संघ हुआ करता था, उसकी
उसके द्वारा मध्यस्थता का समझौता था, उसने बात की थी, तो पाकिस्तान उस चीज़ पर एग्री हो गया था। और आपको पता ही है कि इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। यह समझौता कश्मीर विवाद को ठंडा करने में तो सफल रहा, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया। शिमला समझौते 1976 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, के बीच बातचीत हुई। और ऐसे कई अन्य अवसर भी आए जब इन दोनों देशों के नेताओं को अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करने का मौका मिला। इनमें से एक अवसर सार्क और गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर बैठकें थी। ऐसी बैठकें अक्सर शिखर बैठकों के पार्श्व में आयोजित की जाती थी। जैसे कि आपको पता ही है कि शिमला समझौते में मतलब ताशकंद समझौते की अगर बात की जाए तो उसमें कौन कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। और शिमला समझौते की बात की जाए तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी 1976 में, और विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जो कि मतलब बाद में जाके प्रधानमंत्री बने थे। लाहौर में 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच आगरा 2001 में वाजपेयी के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ हुई हाल की बैठकों से संभवतः हम सभी परिचित हैं। लाहौर की बैठक के बाद दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा का उद्घाटन हुआ था। लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। भारत पाक समस्याओं के प्रति द्विपक्षीय दृष्टिकोण के सिद्धांत को पुनः दोहराया गया और आगरा वार्ता किसी उल्लेखनीय निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। सन 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ वार्ता की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उसकी इस पहल से संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के बीच परस्पर विचार विनिमय हुआ और दोनों देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत शुरू हुई। फिर भारत और दक्षिण एशिया के अन्य राष्ट्र जैसे कि ढांचा ब्रिटिश उपनिवेश नीतियों ने दक्षिण एशिया की छोटी नीतियों की और भारत के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। दो महत्वपूर्ण राष्ट्रों और विचारधारा को आगे बढ़ाया है और इस तरह से मतलब जो रक्षा परिमाप थे उसके संदर्भ में जाना जाता है। फिर नेपाल की बात करें तो भारत की नेपाल देश के प्रति नीति निम्नलिखित तर्कों द्वारा निर्धारित की गई है। पहली जो थी वो भू राजनीतिक और भूबद्ध देश बनाती है। भारत और चीन के बीच स्थित है। आपको पता है कि जो नेपाल है वो भारत और चीन के बीच में मतलब स्थित है। और दूसरा है ऐतिहासिक तौर पर दोनों देशों का सुरक्षा बोझ सामान्य है। तीसरा है दोनों देशों के बीच की संस्कृति में काफ़ी हद तक समान है, काफ़ी हद तक समान है। और नेपाल न केवल गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है बल्कि विश्व में एकमात्र हिंदू राज्य भी है। और द्विपक्षीय संबंधों के परिमाप उन दो संधियों के संदर्भ में परिभाषित हुए जिन पर भारत और नेपाल ने 1950 में हस्ताक्षर किए। एक थी शांति और मित्रता की संधि तथा दूसरी व्यापार और वाणिज्य संधि। पहली संधि सुरक्षा व्यवस्था की थी जिसमें सीमा पार चीन की संभावित चेतावनी के फलस्वरूप ध्यान में रखा गया। इससे नेपाल की सुरक्षा से संबंधित मामलों पर भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ सहयोग बना और इस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया कि नेपाल चीन के प्रभाव में न आए। दूसरी संधि में नेपाल के साथ व्यापार और पारगमन व्यवस्था प्रदान की। इस संधि की शब्दावली वर्षों तक कई चर्चाओं के बाद बनी और जैसे कि आप जानते हैं कि 1971 के बाद जो संधि थी शब्दावली शब्द चयन में 1971 में अनेक प्रमुख परिवर्तन हुआ और जो पारगमन की स्वतंत्रता के स्थान पर पारगमन के अधिकार को रखा गया। फिर बात करते हैं भूटान की। तो भूटान क्या है, हिमालयी क्षेत्र का एक छोटा सा राज्य है। यहाँ पर भूटा संपन्न देश है। दोनों देशों की परस्पर सहमति से भारत अपने छोटे पड़ोसी देश की सुरक्षा से संबंध है। भारत और भूटान 1949 की द्विपक्षीय संधि के अनुसार मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित किए हुए हैं। भारत भूटान का ऐसा मार्गदर्शन करता है जिससे कि विदेश संबंधों के मामले में भूटान भारत का मार्गदर्शन मांग सके। भारत और भूटान दोनों सार्क के संस्थापक सदस्य हैं और सार्थक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को संवर्धित करने की इच्छा रखते हैं। फिर बात करते हैं बांग्लादेश की। तो 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के शोषण के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत स्वतंत्रता के बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में सामने आई। दो सीमांत चेतावनी को समाप्त करना चाहता था। 1972 की भारत बांग्लादेश मैत्री संधि नए राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता में भारत की रुचि को सुदृढ़ करने का प्रयास थी।
उसके बाद श्रीलंका है। श्रीलंका की अपनी भू राजनीतिक स्थिति के लाभों और हानियां दोनों ही है। इससे सागर में स्थित द्वीप होने का लाभ यह है कि सामरिक दृष्टि से कई अन्य महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे नुकसान यह है कि क्षेत्र में यह एक छोटी शक्ति है जो अत्यधिक शक्ति प्रतिद्वंदियों का सामना कर रही है। मालदीव के बारे में पता ही आपको। मालदीव हिंद महासागर में एक छोटा सा गणराज्य है। भौगोलिक रूप से भारत और श्रीलंका से सटे होने के कारण मालदीव दक्षिण एशियाई देश के रूप में मान्य है। भारत की ही तरह यह भी सार्क का संस्थापक सदस्य है। और इंदिरा गांधी के बारे में आप पढ़ ही लोगे इसमें। फिर सार्क का गठन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्क का गठन। तो 1970 के दशक के उत्तरार्ध में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने क्षेत्रीय आर्थिक संगठन स्थापित करने का समर्थन करने के लिए सभी दक्षिण एशियाई देशों का दौरा किया और नवंबर 1980 में उन्होंने विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों को दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग पर कार्य पत्र भेजा। इसके बाद भारतीय और अन्य दक्षिण एशियाई सरकारों को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय से कार्यपत्र और उसके स्पष्टीकरण का एक पत्र आया। बांग्लादेश का प्रस्ताव दक्षिण एशिया में प्रस्तुत किए जाने वाले मंच के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट था। इसका संस्थागत ढांचा गुटनिरपेक्ष के लिए प्रतिबद्ध सहभागी राज्यों के अनुरूप था। इस प्रस्ताव में क्षेत्र के द्विपक्षीय समस्याओं को दबाने की सजगता दर्शाई गई और इस प्रकार इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता था। सहयोग के लिए पहचाने गए क्षेत्र गैर राजनीति और गैर सुरक्षा प्रकृति के थे। वे दूरसंचार, पर्यटन, कृषि, परिवहन, मौसम विज्ञान इत्यादि जैसे मुद्दों को शामिल करना चाहते थे। फिर ये सार्क के बारे में पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, सारांश। तो सारांश में आप सभी चीज़ें पढ़ लेना एक बार। सारांश में आपका पूरा ये चैप्टर जो है हमने लिया है इसका कवर हो जाएगा। फिर इसके कुछ क्वेश्चन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय राज्य प्रणाली की क्या विशेषताएं है, भारत पाकिस्तान के बीच विवाद के मुद्दे की चर्चा कीजिए। 1972 शिमला समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या थी, भारत के परमाणु सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषता का उल्लेख कीजिए, भारत नेपाली संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह से इसके 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और इसी तरह से हमारी जो यूनिट है ये कंप्लीट हुई। तो इसमें आपको 1 या 2 क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो जिनकी एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है, तो आप उनको रीड करके जाइएगा। जैसे कि भारत के परमाणु सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषता का उल्लेख कीजिए और उसको मतलब वर्तमान की सिचुएशन से कनेक्ट करके देखा जा सकता है। भारत और बांग्लादेश में क्षोभजनक मुद्दे क्या है, और फिर सार्क की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाली, इसकी भविष्य क्या है। तो इसी तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।